जोहार, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और सभी को मेरी ओर से सत श्री अकाल। आशा है आप सभी अच्छे से होंगे, सकुशल होंगे और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। अभी ढेर सारी प्रतियोगिता परीक्षाएं आने वाली है, तो आशा करते हैं कि ये जो वीडियो अभी मैं डाल रहा हूँ ये मेरा चौथा वीडियो होगा। इससे आप लोगों को लाभ ही होगा। पिछले दिनों बच्चों लोकसभा अध्यक्ष का पद जो था पूरा विवादों में था। अभी जो नई लोकसभा का चयन हुआ है उसमें विपक्ष की स्थिति थोड़ी महत्वपूर्ण या मजबूत हो गई है, जिसके चलते लोकसभा स्पीकर का पद जो पहले निर्विवाद रूप से सर्वसम्मति से चुना जाता था, इसमें अभी निर्वाचन की बात हो रही थी। निर्वाचन की प्रक्रिया के अंतर्गत दोनों पक्ष, चाहे एनडीए या फिर इंडिया अलायंस या इंडिया अलायंस, दोनों पक्ष की ओर से अपने अपने उम्मीदवार प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें हम लोगों ने देखा कि एनडीए के जो उम्मीदवार थे ओम प्रकाश बिरला वो विजयी रहे। लेकिन प्रश्न पूछने का ये तरीका नहीं रहेगा कि अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने, क्योंकि ये सरल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये रहेगा क्या ओम प्रकाश बिरला के विरुद्ध इंडिया अलायंस ने किसे अपना उम्मीदवार बनाया था, क्योंकि लोगों की नज़र उस तरफ नहीं जाएगी, लोगों की नज़र इस तरफ जाएगी कि अभी अध्यक्ष पद पर कौन चयन हुआ। ये बहुत इम्पोर्टेंट घटना था, क्योंकि प्रारंभ से लेकर के आज तक जितने भी लोकसभा के निर्वाचन, लोकसभा का गठन हुआ है, शायद 16वां हुआ है, तो अभी तक अध्यक्ष का पद सर्वसम्मति से चुना जाता रहा था। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव के नौबत आई थी, तो इंडिया अलायंस ने के सुरेश को अपना उम्मीदवार बनाया था। ये नाम को याद रखिएगा, के सुरेश, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट सेक्शन हो जाएगा आगामी चुनाव में। क्योंकि अभी सीडीपीओ का एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें आप देखेंगे तो उसमें लोकसभा से बहुत क्वेश्चन था। लोकसभा कितने चरणों में, लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ, तो पूरे भारतवर्ष में 7 चरणों में संपन्न हुआ। झारखंड में कितने चरणों में संपन्न हुआ, तो झारखंड में 4 चरणों में संपन्न हुआ। यहाँ तक भी क्वेश्चन था कि लोकसभा के जो उम्मीदवार जीते हुए हैं उनमें से कितने उम्मीदवार 1 लाख से अधिक वोटों से जीते हुए हैं। इस तरह से क्वेश्चन धड़ल्ले से पूछे जा रहे हैं, और जैसा जेपीएससी या जेएसएससी जिस टाइप का प्रश्न पूछ रहा है हमें उसी तरह से तैयारी करनी होगी। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखेंगे कि लोकसभा का जो अध्यक्ष का पद है उसके निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है। क्या वो पदेन अध्यक्ष होता है या संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान में उसके लिए प्रावधान किए गए हैं क्या। तो हम लोग देखेंगे कि जो लोकसभा के अध्यक्ष का पद है या लोकसभा के संबंधी विवरण है वो संविधान के भाग 5 में दिए गए हैं। ये संविधान के भाग 5 में वर्णन किया गया है। अगर हम लोग देखें कि संविधान के भाग 5 में कितना से कितना आर्टिकल तक उसमें दिया गया है, तो संविधान के भाग 5 में बच्चों अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 कितना है, अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक के जो प्रावधान है वो संविधान के भाग 5 में है। संविधान के भाग 5 में संघ शासन के बारे में उल्लेख किया गया है, और संघ शासन का एक हिस्सा है हमारा लोकसभा अध्यक्ष का पद। लोकसभा अध्यक्ष के पद को यदि देखेंगे तो ये अनुच्छेद 93 में इसका उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है, अनुच्छेद 93 में। लोकसभा अध्यक्ष के अगर कार्यकाल के संबंध में जानकारी प्राप्त करना है
तो लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्षों का होता है, क्योंकि लोकसभा की सामान्य अवधि कितनी है? 5 वर्षों की। जब लोकसभा के सामान्य अवधि के है 5 वर्ष, तो लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल भी कितना होगा? 5 वर्ष। जरा रुकिए, लोकसभा का कार्यकाल है 5 वर्ष, लेकिन जरूरी नहीं है कि समय से पहले लोकसभा भंग नहीं होती। लोकसभा देखा जाता है कि समय से पहले भी भंग हो जाती है। इसीलिए लोकसभा के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है सामान्यतः 5 वर्ष तो होता है, लेकिन वो लोकसभा के जीवन काल पर्यंत रहता है। अर्थात लोकसभा यदि समय से पहले भंग हो जाए तो लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल भी उसी सदन के अविश्वास प्रस्ताव के साथ ही खत्म हो जाता है। फिर नई सरकार के गठन के पश्चात जो नई सरकार का गठन होगा वो चाहे तो लोकसभा अध्यक्ष को पद मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों के बहुमत के आधार पर ही लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है। अनुच्छेद 93 में इस बात का उल्लेख है कि लोकसभा का अध्यक्ष वही होगा जो लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों में से बहुमत का समर्थन प्राप्त करेगा। तो वर्तमान लोकसभा जो हम लोग देख रहे हैं उसमें 543 सदस्य होते हैं। 543 सदस्य में से 272 सदस्यों का समर्थन जिसके पास होगा वो लोकसभा अध्यक्ष का दावेदार होगा। इन परिस्थितियों में अभी रोचक हो गया था एनडीए का उम्मीदवार और इंडिया अलायंस का उम्मीदवार, क्योंकि एनडीए के पास पूर्ण बहुमत था। फिर भी एनडीए के पास पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। बीजेपी के पास 240 सीट है। इसीलिए विपक्ष समय समय पर उसकी परीक्षा लेना अपना कर्तव्य समझता है और इसीलिए के सुरेश को उम्मीदवार के रूप में सामने रखा था। सबके अपने अपने पक्ष थे। सत्ता पक्ष का मानना था कि आज तक ऐसा नहीं हुआ है, तो अभी भी निर्वाचन नहीं होना चाहिए, बल्कि सर्वसम्मति से लोकसभा के अध्यक्ष का चयन हो जाना चाहिए, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष किसी खास पार्टी या किसी खास गठबंधन का सदस्य नहीं होता है। लोकसभा का अध्यक्ष भारत के सबसे बड़े न्यायपालिका अर्थात संसद अर्थात लोकसभा का सर्वोच्च पद है, अर्थात भारत के न्यायाधीशों के समकक्ष उसका पद है। इसीलिए लोकसभा के अध्यक्ष के पद को राजनीति से परे रखना चाहिए। लेकिन विपक्ष की भी अपनी मांगे थी। विपक्ष का मानना था कि अगर एनडीए अपना उम्मीदवार लोकसभा अध्यक्ष पद के रूप में रखना चाहता है तो हमें भी लोकसभा के जो उपाध्यक्ष हैं वो पद मिलने चाहिए। बच्चों, प्रारंभ से ये प्रथा चलती आ रही थी आज़ादी के बाद कि लोकसभा के अध्यक्ष का पद सत्ता पक्ष के पास रहता और लोकसभा के विपक्ष का उपाध्यक्ष का पद विपक्ष के पास रहता। लेकिन यूपीए गवर्नमेंट में ये परंपरा टूट गई। उस समय लोकसभा के स्पीकर का पद सत्ता पक्ष के पास था और लोकसभा के उपाध्यक्ष या डिप्टी स्पीकर का पद भी यूपीए के साथ ही पास ही रहा। इन परिस्थितियों में एनडीए गवर्नमेंट आने के बाद 2014 के बाद इस परंपरा को छोड़ दिया गया और अध्यक्ष पद के साथ साथ उपाध्यक्ष का पद भी एनडीए ने अपने पास ही रखा। तो इस पर विचार विमर्श अभी चल रहा है। उपाध्यक्ष के पद की घोषणा अभी या उसका चयन नहीं हुआ है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के पद पर जो भूतपूर्व अध्यक्ष थे ओम प्रकाश बिरला, उनका ही निर्वाचन कर दिया गया है। तो हम लोगों ने देखा कि लोकसभा अध्यक्ष के पद का प्रावधान अनुच्छेद 93 में किया गया है। इनका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है या
लोकसभा के जीवन काल पर्यंत, अर्थात जितना समय तक लोकसभा का कार्यकाल चलता रहेगा, अर्थात एक लोकसभा जो 5 वर्ष का होता है लोकसभा का कार्यकाल, अगर वो बीच में भंग हो जाए तो लोकसभा का पद स्वतः मुक्त हो जाता है, या जो पक्ष बहुमत में आए उसके समर्थन से उसे हटा दिया जा सकता है। ठीक इसके बाद हम लोग देखेंगे कार्यकाल की समाप्ति। तो कार्यकाल की समाप्ति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है। लोकसभा का अध्यक्ष के कार्यकाल की समाप्ति की घोषणा हो सकती है यदि वह सदन का सदस्य ना रह पाए। बहुत सारे कारण होते हैं, हम लोग जब लोकसभा सदस्य को देखेंगे उसके विमुक्ति के बहुत सारे कारण देखेंगे, अयोग्यता के बहुत कारण देखेंगे। लोकसभा का पद से लोकसभा का सदस्य चुनने के बाद भी सदस्यता भंग हो जाती है। इसका उदाहरण पिछले दिनों हमें राहुल गांधी जो इंडिया अलायंस के अभी विपक्ष के नेता है, उनकी सदस्यता भंग होते हम लोगों ने देखी थी। किसी को 2 साल से अधिक की सज़ा मिल जाए तो, या अन्य कारण से गलत जानकारी, चुनाव के समय गलत जानकारी देने से सदस्यता भंग हो जाती है। तो अगर सदस्यता किसी कारण से भंग हो जाए, अर्थात लोकसभा का सदस्य ना रहे, तो वो स्वतः उसके पद की समाप्ति मानी जाएगी। इसके बाद देखेंगे कि वो स्वेच्छा से और स्वहस्ताक्षरित या स्वेच्छा से लोकसभा के उपाध्यक्ष को त्यागपत्र सौंपकर अपना पद छोड़ सकता है। क्या बोले? वो स्व हस्ताक्षरित मतलब अपने से हस्ताक्षर करके लोकसभा के उपाध्यक्ष को स्व हस्ताक्षरित या अपने से हस्ताक्षर किया हुआ त्यागपत्र सौंपकर पद मुक्त हो सकता है। और एक तीसरा प्रावधान है, देखिए 1, 2, 3। तीसरा प्रावधान है कि लोकसभा में बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा भी लोकसभा को पद से हटाया जा सकता है। अर्थात इसका उल्लेख अनुच्छेद 94 में किया गया है। देखिए पद से संबंधित प्रावधान किसमें था? 93 में। पद विमुक्ति का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 94 में। ये जो प्रस्ताव है बच्चों, ये जो लोकसभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव, अर्थात लोकसभा में जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं उनके बहुमत अर्थात 271 से अधिक वोट अगर पा ले विपक्ष, तो उनके उन्हें पद से हटाया जा सकता है। इसका उल्लेख है अनुच्छेद 14 में। और ये जो प्रस्ताव है कभी भी लाया जाएगा तो प्रस्ताव पर चर्चा से 14 दिन पूर्व ही, प्रस्ताव पर चर्चा से 14 दिन पूर्व ही लोकसभा अध्यक्ष को जानकारी दे दी जाएगी। अभी तक हम लोगों ने देखा कि लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित जो प्रावधान है भारत के संविधान के भाग 5 में है। इसमें अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक के प्रावधान समाहित किए गए हैं। इसके कार्यकाल का से संबंधित जो प्रश्न है वो कितना होता है? 5 वर्ष या लोकसभा के जीवन काल पर्यंत, अर्थात लोकसभा का जीवन जितना टाइम तक रहे। अगर बीच में भंग हो जाए तो उसे पदमुक्त कर दिया जाएगा। कार्यकाल की समाप्ति कैसे हो सकती है? तो सदन का सदस्य यदि वो किसी कारण से ना रह पाए तो उसे पदमुक्त होना पड़ेगा। दूसरा, उपाध्यक्ष को स्व हस्ताक्षरित अर्थात अपने से हस्ताक्षर किया हुआ त्यागपत्र सौंपकर वो खुद से पद त्याग कर सकता है। तीसरा, लोकसभा में बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा भी उसे पद से हटाया जा सकता है। इस प्रावधान का उल्लेख है अनुच्छेद 94 में। और इस प्रस्ताव की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को 14 दिन पूर्व ही देना अनिवार्य है। जिस समय इस प्रस्ताव पे चर्चा हो रहा होगा उस समय लोकसभा अध्यक्ष पीठासीन नहीं रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, जिस समय लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव पर चर्चा हो रहा होगा उस समय
सदन के पीठासीन या सदन के अध्यक्ष के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन लोकसभा अध्यक्ष नहीं करेंगे। तो इस समय कौन करेगा? तो इस समय लोकसभा के जो उपाध्यक्ष है वो पीठासीन के रूप में अपना पद धारण करेंगे। इस समय ध्यान देने योग्य बात है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो लोकसभा के सदस्य के रूप में सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। जिस समय उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित हो रहा होगा उस समय वो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में काम नहीं करेंगे और उनके विरुद्ध जो कार्यवाही है उसमें वो भाग ले सकते हैं और अपना पक्ष भी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष के रूप में तो वो हैं, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के रूप में यदि उनके विरुद्ध कोई प्रस्ताव लाया जाए तो वो एक सामान्य सदस्य तो है ही, क्योंकि लोकसभा का जो सदस्य होगा वही लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित होगा। तो जब लोकसभा का अध्यक्ष के रूप में उनके खिलाफ प्रस्ताव लाया जाए तो अपने विरुद्ध प्रस्ताव पर चर्चा तो वो नहीं करवाएंगे, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका तो नहीं निभाएंगे, लेकिन इसके बाद वो सदन की कार्यवाही में एक सामान्य सदस्य के रूप में भाग ले सकते हैं और अपने पक्ष को भी एक सदस्य के रूप में रख सकते हैं अगर उनके खिलाफ कोई नोटिस आया हो या कुछ बातें रखी जाती हो। वो प्रस्ताव के पक्ष अथवा विपक्ष में भी मतदान कर सकता है, लेकिन तब जब वोटों की संख्या बराबर होगी, अर्थात लोकसभा में जो प्रस्ताव लाया गया है उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों का जो संख्या है अर्थात वोटों की संख्या अगर समान हुई तो निर्णायक पक्ष वो दे सकता है, निर्णायक वोट वो दे सकता है। ये स्थिति इसलिए रखी गई है कि अध्यक्ष का पद क्या होता है? निष्पक्ष होता है। तो अध्यक्ष हमेशा निष्पक्ष की भूमिका में रहता है। ये निर्णायक मत इसलिए दिया गया कि बराबर होने से सदन की कार्यवाही बाधित होगी। तो सदन की कार्यवाही को निर्बाध चलाने के लिए या उसे अनुशासित रखने के लिए जो व्यवधान है उसे हटाने के लिए वो अपने मत का प्रयोग पक्ष में अथवा विपक्ष में कर सकते हैं। जहाँ तक लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों का बात है तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के से संबंधित कई शक्तियाँ प्राप्त है। देखेंगे कि लोकसभा को डिसिप्लिन वे में चलाने का या नियमित रूप से चलाने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को मिला हुआ है, अर्थात लोकसभा का सभापतित्व करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को मिला हुआ है और लोकसभा अध्यक्ष के पद पर रहते हुए उनकी कार्यवाही को न्यायालय या न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। ध्यान दीजिएगा कि लोकसभा अध्यक्ष जो भी कार्यवाही को चलाने के समय या सदन को निष्पक्ष भाव से चलाने के दौरान जो भी कार्य करते हैं या जो भी निर्णय लेते हैं उनको न्यायपालिका के द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती या उनके कार्यों के लिए न्यायालय में, यहाँ पे मैंने लिखा है, इस स्थिति में अध्यक्ष का आचरण जो भी वो कार्यवाही करते हैं न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होगी, अर्थात न्यायालय में उसको चुनौती नहीं दी जाएगी। इसका उल्लेख किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 122 में। देखिए, और उनके पद के संबंधित प्रावधान किसमें है? 93 में। उनके खिलाफ प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है? तो लोकसभा में। और कितने दिन पूर्व इसकी सूचना देनी होगी? 14 दिन पूर्व। इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 94 में। और लोकसभा की कार्यवाही को नियमित, अनुशासित और डिसिप्लिन वे में चलाने का अधिकार जो उनको दिया गया है और इस अधिकार के प्रयोग के समय जो लोकसभा के अध्यक्ष जिन दायित्वों का निर्वहन करेंगे, इन दायित्वों का निर्वहन करने के समय जो आचरण करेंगे उस आचरण को न्यायपालिका में या न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती
इसका उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 122 में। अध्यक्ष पद पर रहते हुए वे लोक संयुक्त अधिवेशन की भी अध्यक्षता करते हैं। अभी हम लोग देखे होंगे राष्ट्रपति का अभिभाषण के दौरान संयुक्त अधिवेशन का आयोजन किया गया था। वो हर एक लोकसभा के गठन के बाद जो पहली बैठक होती है उसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, या हर एक सत्र के शुरुआत में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। राष्ट्रपति इस दौरान अपने सरकार, अर्थात सरकार का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के अधीन प्रधानमंत्री और कैबिनेट के सदस्य कार्य करते हैं। भारतीय संविधान में कार्यपालिका प्रधान प्रधानमंत्री है, लेकिन संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति है। इसीलिए जो भी कार्य होता है उसके प्रति उत्तरदायित्व राष्ट्रपति की होती है, और पूरे राष्ट्र के समक्ष सबसे पहले सरकार की उपलब्धियां और आने वाले समय की चुनौतियां और जो भी ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है या आगे क्या करना है, अर्थात लक्ष्य, उपलब्धि और चुनौती, इन तीनों चीज़ों को भारत के राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन के दौरान ही रखते हैं। इसका उल्लेख अनुच्छेद 118(4) में किया गया है। संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 118(4) में। और आगे देखेंगे कि किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अधिकार भी लोकसभा अध्यक्ष को है। धन विधेयक उसको कहते हैं जिसमें वित्त संबंधी प्रावधान हो। सरकार जो भी खर्च करती है वो भारत के संचित निधि से लेकर के आभास से संचित निधि से धन लेने का एक माध्यम धन विधेयक भी है। तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसकी जानकारी या इसकी घोषणा संसद के लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। ये उनका अंतिम निर्णय होगा। इसे किसी भी प्रकार से चुनौती नहीं दी जा सकती कि अध्यक्ष इस बात का प्रयोग नहीं करेंगे। धन विधेयक संबंधी ये प्रावधान बता दें कि धन विधेयक को पारित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को या लोकसभा को है। अगर किसी विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक घोषित कर देते हैं, तो इस स्थिति में जो धन विधेयक है वो लोकसभा से ही पारित किया जाता है। राज्यसभा उसे अधिक से अधिक 14 दिन तक अपने पास रोके रख सकती है। इसके बाद वो खुद पारित मान लिया जाता है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को विशेष प्रावधान प्राप्त है। हम लोग देखेंगे कि अभी तक कितने लोकसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। तो जो लोकसभा का जो पहला अध्यक्ष थे, जो 1952 में चुने गए थे, वो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। इनके बीच में ही इनका निधन हो गया था और अनंत शयनम अयंगर लोकसभा अध्यक्ष बनाए गए थे। लोकसभा के दूसरे लोकसभा अध्यक्ष फिर से एम अनंत शयनम अयंगर बने। उसके बाद तीसरी लोकसभा का हुकुम सिंह, चौथी लोकसभा का नीलम सिंह, और उसी समय वो राष्ट्रपति ये हो गए थे, इसीलिए गुरदयाल सिंह ढिल्लों। पांचवी लोकसभा का अध्यक्ष थे गुरदयाल सिंह ढिल्लों और बलिराम भगत। छठी लोकसभा का नीलम संजीव रेड्डी और के.एस. हेगड़े। सातवीं लोकसभा का बलराम जाखड़। आठवीं लोकसभा का बलराम जाखड़ फिर से बने। नौवीं लोकसभा का अध्यक्ष थे रवि राय। 10वीं लोकसभा का अध्यक्ष थे शिवराज सिंह पाटिल। 11वीं लोकसभा के पी.ए. संगमा थे अध्यक्ष। 12वीं लोकसभा के जी.एम.सी. बाला योगी। 13वीं लोकसभा के फिर से जी.एम.सी. बाला योगी बने, लेकिन वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे, उनका निधन हो गया। तो मनोहर गजानन जोशी या मनोहर जोशी के नाम से वो प्रसिद्ध हुए।
14वीं लोकसभा अध्यक्ष थे सोमनाथ चटर्जी। 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष बनी मीरा कुमार और 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे ओम प्रकाश बिरला। सॉरी 16वीं लोकसभा अध्यक्ष थे सुमित्रा महाजन। उसके पश्चात ओम प्रकाश बिरला बने। ओम प्रकाश बिरला फिर से ये बलराम जाखड़ के बाद दूसरे लोकसभा अध्यक्ष होंगे जो एक कार्यकाल पूरा होने के बाद दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुने गए हैं। आशा है जो जानकारी मैंने आप लोगों को देने का प्रयास किया ये आपके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद। इस तरह के और भी उपयोगी वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात, ये जानकारी अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो भी छात्र उच्च शिक्षा के लिए बड़े बड़े शहरों में नहीं जा पाते, उन्हें ये जानकारी अगर फ्री में दी जा रही है तो उनको इसका लाभ मिलना चाहिए। इसीलिए चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए, ताकि ज्ञान गंगा सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित ना रहे, बल्कि ढेरों छात्र जिनको इसकी आवश्यकता है ये जानकारी मिल सके। धन्यवाद।